नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। दिवाली की मिठाइयों में 1 किलो और ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा-सा मीठा खाना बनता है, बट सॉरी मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ। मुझे केक भी पसंद नहीं है, मुझे आइसक्रीम भी पसंद नहीं है, पर मुझे गाजर का गरम-गरम हलवा पसंद है, तो इस वक़्त शायद मैं वो खाऊँगी। रीज़न बीइंग मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी वज़ह से चाइना और यूएसए दोनों चेकमेट हो रहे हैं। चाइना को लगा था कि वो बड़े सर्वे-सर्वा हैं और वो भारत को घेर लेंगे, श्रीलंका में पोर्ट बना लेंगे और उधर छाबहार की साइड पे एक्टिविटीज़ कर लेंगे, ईरान की साइड पे एक्टिविटीज़ कर लेंगे और बांग्लादेश की साइड पे भी वो कोशिश कर रहे थे। तो उनको लगा था हम भारत को घेर लेंगे। बट मोदी तो मोदी और ज़मीन से रगड़ कर आए हैं, चाय बेच कर आए हैं, तो उनको पता है कि लंबी पारी कैसी खेली जाती है। ही इज़ अ विज़नरी, आई वुड से विज़नरी टू द ऑफ द हाईएस्ट लेवल वी हैव हैड इन इंडिया। बहुत इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो अस ऑन ऑल द डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। एक्स पे हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम, क्योंकि हम यहाँ पे एनालिसिस कर पाते हैं, हम ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे सकते और ब्रेकिंग न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारी आ रही हैं। तो एवरी 5 मिनट्स 10 मिनट्स पे आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज वहां मिलेंगी। टेलीग्राम पे डीपर एनालिसिस मिलेंगी और पॉपकॉर्न मोमेंट्स आपको हमारे शॉर्ट्स में मिलेंगे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो वहां पर फॉलो करना भी नहीं भूलिएगा। मनीष भाई का एक्स हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस। वेरी मतलब 50 इंसिडेंसेस की मिला के एक एनालिसिस जो इनकी होती है ना, वो स्पॉट ऑन, सो मच सो कि बड़े बड़े लोग उनको कोट करते हैं और ट्वीट करते हैं उनको। सो मनीष भाई, क्या हुआ है जिसको लेकर चाइना और यूएस यूएस ने अपना बजट बढ़ा दिया, इनफैक्ट इन द सेम फील्ड जिसमें हम बात करने वाले हैं, कि अब हम भी करेंगे अचानक से। जानते हैं मनीष से। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी और भारत मसालों का भी देश था। लेकिन कभी आप हमने ये नहीं सोचा कि सोने की चिड़िया मसालों का देश से बाहरी लोगों को पता कैसे चला, और जो हमारा वहां पे स्ट्रेंथ था वो क्या ऐसा था जिसको कि बाकी लोगों ने वीकनेस बनाने की कोशिश की। और उसका एक ही चीज है गायत्री जी, कि यहाँ पे जब वास्को डिगामा आया था पहली बार, तो अपने यात्रा का कुल जो खर्च था उसका 60 गुना वो मसाला लेकर के सिर्फ भारत के दक्षिण जो कोस्टल रीजन है वहां से वो वापस गया। और उसके बाद लगा रहे ये तुम किस जगह पे पहुंचे, कितना ज्यादा वहां मसाला था। सिमिलरली जब अंग्रेज यहाँ पे हमें लूटने के लिए आए तो यहाँ से वो क्विंटल क्विंटल टन के टन वो सोना लेकर के गए। वो कैसे लेकर के गए? उसका रीजन था कि हमारा उस टाइम में 3 दिशा से हम समंदर से घिरे हुए हैं, और इसलिए हम सबसे फेवरेबल जगह थे व्यापार करने, कहीं से कोई चीज लाने और कहीं पे कोई चीज को बाहर भेजने के लिए। और उस कोस्टल रीजन तक ट्रेन पहुंची, इसलिए रेलवे लाइन बनाई गई कि अंदर अंदर कहीं भी निकलेगा उसको वहां तक पहुंचाया जाए। जब ये इतना बड़ा कोस्टल रीजन, हमारा इतना बड़ा स्ट्रेंथ था, आज से 500 साल पहले हम सबसे ज्यादा व्यापारिक, वन ऑफ द हाईएस्ट जो ट्रेड एक्टिविटी वाले केंद्र थे, उसको लेकिन पिछले 100 साल में ऐसा हुआ गायत्री जी कि उसको एज ए वीकनेस क्रिएट किया गया। और अभी आप देखेंगे कि भारत को, चाहे चाइना हो या अमेरिका हो या और भी बहुत सारी जो शक्तियां हैं, उस पूरे इंडियन ओशन जिसका नाम है हिंद महासागर, उस हिंद महासागर में घेरने की जो कोशिश है वो अलग अलग तरीके से की जाएगी। कभी वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया गया, कभी डियागो गार्सिया जो है, जो इंडियन ओशन में प्रेजेंट है, जिसको ब्रिटिश इंडियन ओशन का वो हिस्सा था जिसको 1960 से ब्रिटिश ने अमेरिका को लीज कर दिया, वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस है। चाहे वो हो या फिर अलग अलग जो पावर पॉइंट्स हैं, उसके थ्रू भारत को ही, भारत हिंद महासागर में हिंद को ही घेरने की कोशिश पिछले 60-70 साल से चलती आ रही है। और उस कोशिश में मैंने एक डियागो गार्सिया का नाम लिया। ऐसे ही अलग अलग, कभी श्रीलंका में कुछ एक्टिविटी होती है, कभी बांग्लादेश में कुछ एक्टिविटी होती है, और कभी ऑस्ट्रेलिया के साइड में चाइना की कुछ एक्टिविटी होती है। अगर हम इस सारे चीज को देखें तो एक ही जगह पे पहुंचता है कि जो 400 साल पहले हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, अगर मैं उसको भारतीय उपमहाद्वीप के हिसाब से बोलूं, वो आज के टाइम में एक सेंटर बन गया पूरा पावर प्ले का साउथ ईस्ट एशिया में, और वो है समंदर। और आपने जैसे कहा कि बजट बढ़ानी पड़ी है, उसका रीजन ये है गायत्री जी कि भारत पिछले प्राइम मिनिस्टर मोदी को पावर में आने के बाद से जिस तरीके से एक वहां पे फोकस्ड अप्रोच दिखाया है कि जो समंदर है, चाहे उसका सिक्योरिटी, क्योंकि 2008 के अटैक में आतंकवादी भी उधर से आए थे, या फिर जो सॉफ्ट पावर होता है, वो आपका अभी के टाइम में सॉफ्ट पावर है इकोनॉमी। ये दोनों चीज को कैसे वहां पे हब बनाया जाए, उसके ऊपर बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट दिया जा रहा है।
और जब आपने कहा कि हम और 1 किलो रसगुल्ला ऐड कर लीजिए या जो भी मिठाई पसंद हो ऐड कर लीजिए, उसका कारण ये है, भारत अपना एक बहुत ही बोल्ड विज़न के साथ यहाँ पे चल रहा है कि कैसे जो 3 हिस्सा है हमारा, वहाँ उसको हम सबसे बड़ा नौकरी जनरेट करने का, नौकरी क्रिएट करने का केंद्र बनाएँ। उसको सबसे बड़ा हम इकोनॉमिक सेंटर बनाएँ, नॉट जस्ट कि हम अभी भी वहाँ से हम कर रहे हैं, बल्कि जिस माध्यम से कर रहे हैं, वो माध्यम भी हमारा हो और उसका मतलब है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाज़ जो है, वो भारत में बने हुए मेड इन इंडिया जहाज़ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो। और सिर्फ़ उतना ही नहीं, इसको जब हम देखते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का जो सिक्योरिटी हो, जो पेट्रोलिंग है, जिसका डोमिनेंस जो है, क्योंकि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, ये 3 भारत का इन्फ्लुएंस ज़ोन है, भारत उसमें अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है और उसको कैसे हम इस लेवल पे लेकर के जाएँ कि वो ऐसे एक एरिया बन सके जहाँ चाइना या अमेरिका एक उसको पावर प्ले ज़ोन बना करके नहीं रखे। इस 3-4 जो मैंने एंगल्स बताए हैं, इस सब को लेकर के एक बहुत बड़ा विज़न आया कि भारत मैरीटाइम में 2025 में सॉरी 47 में अपने आप को दुनिया के टॉप 5 देश में देखना चाहता है, जबकि 2014 में हम टॉप 10, टॉप 15 में भी नहीं थे। और उसके लिए शॉर्ट टर्म विजन्स बनाए गए, लॉन्ग टर्म विजन्स बनाए गए। शॉर्ट टर्म विजन जब मैं बोल रहा हूँ तो माइलस्टोन्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि डीप वाटर पोर्ट्स बनाया गया, जिसमें कैसे जो भारत के अंदर शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग की जहाज बनाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप्स किया जाए, उस चीज़ को लाया गया और जिसमें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बाहर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो मल्टी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के साथ वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, एक बोल्ड विजन है टू मेक इंडिया अमॉन्ग द टॉप 5 बाय 2047। 2047 का यहाँ पे वही ड्रीम है जब भारत का अपना 100 साल पूरा होगा, जो विकसित भारत का ड्रीम है। और विकसित भारत जब हम सोचते हैं तो हमें उसके हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि सोने की चिड़िया। तो जो आज से हम 400-500 साल पहले जो स्ट्रेंथ था हमारा, उसको हम डेफिनेटली रिगेन करें। और इस डायरेक्शन में एक सीरीज ऑफ एफर्ट वहां पे गायत्री जी दिया गया, जिसको कि मैं कोशिश करूंगा कि उसके जियोपॉलिटिकल रीजंस क्या हैं और उसके बाद उसका हमारे ऊपर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है, उस चीज को भी मैं कोशिश करूं उसमें समझाने का। तो अगर आप देखेंगे भारत जब यहाँ पे स्टार्ट करता है अपना मैरीटाइम विजन, तो उसमें उन्होंने एक चीज किया था कि डीप वाटर पोर्ट्स हमारे पास नहीं थे। डीप वाटर पोर्ट्स जैसे विजिंघम में केरला में बनाया गया अदानी ग्रुप के द्वारा, उसके बाद वो और भी 3-4 जगह पे उसको बनाए जाने हैं टू इंश्योर कि जो बड़े बड़े हैवी कंटेनर्स हैं उनका जो टर्न अराउंड टाइम, वो पहले तो भारत में आ सकें, यहाँ पे वो रुक सकें और यहाँ पे वो लोड भी कर सकें, अनलोड भी कर सकें, और कहीं अगर वो जा भी रहे हैं तो उनके लिए एक रिफ्यूलिंग सेंटर भी भारत में बने। एक दूसरा इसके अंदर कि जो बड़े-बड़े गैस कैरियर्स होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, उसके लिए भी भारत एक सुरक्षित, भारत एक ऐसा जगह बन सके, क्योंकि हम एनर्जी इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, वो एनर्जी इंपोर्ट भारत आराम से, ऐसा नहीं हो कि कहीं पे हमने उसको लाया फिर वहाँ छोटे-छोटे कंटेनर्स के थ्रू हम आ सकें, नहीं। और इस एक सबसे बड़ा माइलस्टोन मोमेंट ये रहा कि वीएलजीसी शिवालिक, जो कि विज़ाग मतलब वाइज़ाग जिसको हम बोलते हैं, विशाखापत्तनम, वो पहुँचा है इंडियन फ्लैग के अंदर। मतलब ये आज तक ये पहली बार हुआ है गायत्री जी कि इसने इतने बड़े कंटेनर जो कि वहां पे पहुंचा है इंडियन फ्लैग के साथ, आज तक ये नहीं हुआ था। मतलब एनर्जी कार्गोज भारतीय फ्लैग के वेसल में भारत के ही पोर्ट पे पहुंचा है। दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन मोमेंट, जिसमें 46,000 टन एलपीजी गल्फ कंट्री से वो वाइजैक पहुंचा है। सिमिलरली भारत का यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि भारत अभी जैसे न्यूज में है ऑयल इंपोर्ट, इस उसके बाद गैस इंपोर्ट, ये न्यूज में इतने ज्यादा हैं, लेकिन भारत के पास अपना वेसल्स जो है किसके मीडियम से हम इंपोर्ट करते हैं, वो भारत के पास नहीं था, वो चाहे चाइना का या यूएस मेड कंपनीज के पास था। इंडिया का प्लान है 112 इंडियन ओन्ड, मतलब भारतीय कंपनी द्वारा ओन्ड वेसल्स को लाने का। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं लिमिटेड है वेसल्स तक, ये इसके बाद, क्योंकि अभी जब भी हम हमारे दिमाग में आता है अरे कंटेनर शिप, तो मर्क्स का नाम आता है कि अरे इतने बड़े कंटेनर शिप, लेकिन जिस देश का इतना बड़ा एरिया जो है पानी में इतना ज्यादा वो ट्रेड वो उसके थ्रू करता है, उस देश का यहाँ पे 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन है इंडियन शिप्स का। तो वो चीज में वहां पे एक सीधा डेडलाइन नंबर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसा नहीं है कि अरे ये हम बहुत अच्छा करेंगे, एक नंबर है, आपको ये टारगेट इतने दिन में मीट करना है।
तो यहाँ पर 112 ऐसे वेसल्स बनाने का प्रोग्राम है जो कि आगे बनाया जाएगा। और ये जो शिप्स हैं, ये मतलब गैस हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया एंड कंटेनर्स, ये सारे भारत के नियम, भारत के कंपनीज के हिसाब से ये ऑपरेट करेंगे। और जब ये चीज मैं बोल रहा हूँ गायत्री, जिसका मतलब ये है कि जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में डेफिनेटली इंडिया इज कमिंग अप एंड कमिंग अप वेरी स्ट्रांग। लेकिन वो मीडियम क्या होगा? लेट से कल जाकर के यूएस बोलता है कि ठीक है, भारत जो भी एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो हमारे देश के बने हुए शिप से करेगा, हम उसके ऊपर हम और चार्जेस हम एक्स्ट्रा डालेंगे। चाइना किसी रीजन से बोलता है नहीं, वो एक मैंडेट लाता है कि भारत का कोई भी प्रोडक्ट को तुम बाहर लेकर के नहीं जाओगे। सो ये सारे इवेंचुअलिटीज के लिए प्रिपेयर होना ये एक जियोपॉलिटिकल रीजन है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, शिपिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, मैरीटाइम एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे जो जॉब क्रिएशन होता है गायत्री जी, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आईटी जैसा ब्लू व्हाइट कॉलर जॉब्स बनेगा। वहां पे ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, वो सारे लेवल पे जॉब्स वो क्रिएट होते हैं। एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है, टेक्नोलॉजी भी आपको चाहिए, तो दोनों का एक बहुत ही वाइटल कॉम्बिनेशन है। अब इस पे एक अलग डिबेट है कि हम इतना ये इंपॉर्टेंट था तो हम पिछले 70 साल 60 साल उस पर क्यों बैठे रहे, उस पे 2014 से पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ। वो डेफिनेटली वो विजन की बात आती है, प्रायोरिटी की बात आती है। लेकिन ये सरकार जहाँ पे प्रायोरिटी है मेड इन इंडिया, ये सरकार जहाँ पे प्रायोरिटी है कि भारत की संप्रभुता, और ये सरकार जहाँ पे प्रायोरिटी है भारत को वर्ल्ड पावर बनाना, इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना, वहां पे ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप कोई भी एग्जांपल उठा करके देख लीजिए, चाहे वो वेस्टर्न सुपर पावर्स हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, या फिर वो जापान हो, उनका मैरीटाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। और यहाँ पे लगभग लगभग मैं आपको एक नंबर दे दूं कि ये क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूं कि ये बनाना इंपॉर्टेंट है। आज फॉरेन शिप्स लगभग लगभग इंडियन कार्गो से, गायत्री जी, भारत का जो सामान जाता है आता है, 6 लाख करोड़ कमाते हैं साल के। और मैं बता दूं इसको ये करने के लिए कि 8,000 करोड़ $1 बिलियन होता है, लगभग लगभग 8 से 9 हजार करोड़। तो आप समझ लीजिए कि उसको सीधा आप 10 टाइम, मतलब 8 से 10 बिलियन डॉलर के आसपास ये कंपनी जो है, सॉरी 8 से 10 नहीं, उससे भी ज्यादा, 70 to 80 बिलियन डॉलर के आसपास ये कंपनीज भारत से कमाती है साल के, सिर्फ कार्गो ले जाने का। मतलब आपके जीडीपी, जो कि 5 ट्रिलियन के जीडीपी को अगर हम लें, या 4 ट्रिलियन का जीडीपी लें, उसमें से 70 से 80 बिलियन डॉलर जो है वो आप खर्च कर रहे हैं सिर्फ कार्गो भेजने के ऊपर। और वो भारत में नहीं आ रहा, वो आपके ही इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी का हिस्सा होना था, क्योंकि वो पैसा जो भी भेज रहे हैं वो इंडियन कंपनीज को देते, वो किसी दूसरे के इकोनॉमी में जा रहा है। सो दिस इज द विजन, दिस इज द इम्पैक्ट। वो होता है ना कि छोटे छोटे पैरामीटर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको सोचिए। और इसीलिए जो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि इस मिनिस्ट्री को लीड करते हैं, उन्होंने एक सिंपल, एक क्लियर लाइन बोला कि भारत का जहाज भारत के लिए कम से कम 6 लाख करोड़ बचाना चालू करेगा बाय 2047। एंड आई थिंक जिस स्पीड में इस चीज को किया जा रहा है, ये उससे पहले से ही वो आपको इम्पैक्ट दिखना चालू होगा। एंड अल्टीमेटली अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक बोलूं, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब मोटा मोटा लेवल पे बोलूं अगर सिंपल भाषा में, तो जो हम फॉरेक्स सेविंग्स और इस सब की बात करते हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली उनको पे कर रहे हो, फॉरेन करेंसी में किसी को आप जाकर के पे कर रहे हो, वो सारा उस लेवल तक हो जाता है उस सब का इम्पैक्ट। सो दिस इज द विजन, नॉट जस्ट कि जियो पॉलिटिकली। एंड डेफिनेटली अगर आपके अपने शिप्स होंगे, शिप आप सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बनाएंगे कि ये सारे शिप्स जो हैं कार्गो ले जाएंगे। सबसे ज्यादा जो स्पाई किया जाता है रीजन्स में, गायत्री जी, वो कार्गो शिप को लेकर के ही स्पाई होता है। हर एक दिन न्यूज आते रहता है, अरे आज फलाना देश ने, आज चिलाना देश ने कार्गो शिप के थ्रू स्पाई किया। अगर आपका उतना मूवमेंट होगा, आपके अपने शिप्स होंगे, यू विल हैव मोर कंट्रोल ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन योर नेबरहुड। ये यहाँ पर उसके बाद देखिए, और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ गायत्री जी, यहाँ पर सरकार सिर्फ फायदे के लिए नहीं देख रही कि क्या होगा, वहां पे सरकार पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू इसको देख रही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने, जहां पे जो हमारे शिप बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे पोर्ट्स हैं, उसको अपग्रेड किया जाए। क्योंकि ये एक कॉस्ट इंटेंसिव बिजनेस भी, ऐसा नहीं है कि आप आईटी कंपनी जैसे इन जनरल की, ठीक है आपने एक घर में चालू किया एंड ये कल जाकर के एक बड़ा कंपनी बना, फिर पैसा आएगा एंड ऑल। आपको इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव है ये। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको जॉब क्रिएशन भी इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे लेवल पे जो मजदूर जो हथौड़ा मारेगा वहां से लेकर के जो इंजीनियर डिजाइन करेगा वहां तक, सारे लेवल पे इसमें
जॉब ये क्रिएट करने वाला है। और यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम भी सरकार ने यहाँ पे लगभग लगभग 24,000 करोड़ का वहाँ ये पे तो दिया जा रहा है। बहुत सारी स्कीमें आनी शुरू हो गई हैं, बट इम्पोर्टेंट, ये कोस्टल एरियाज को, कोस्टल स्टेट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं आपस में और मेन भारत के साथ, क्योंकि कोस्टल एरिया से ही देश विरोधी ताकतें ज्यादा एक्टिव हो रही हैं। अगर आप देखो, ड्रग्स की सप्लाई देख लीजिए, ड्रग्स की सप्लाई के साथ ये चाहे वो तमिल एलम की बात हो वो देख लीजिए, आंध्रा में क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज देख लीजिए, ये सब की सब कोस्टल एरियाज की तरफ की, बाहर से अंदर की तरफ जाना। तो जब आप रिपेल्स मारते हो, आप उनको वहां पे लोगों को एम्प्लॉय करते हो, जॉब्स देते हो, वहां पे इंटीग्रेट करते हो, इकोनॉमी में एक जोरदार हिस्सा बनाते हो, तो पल्ला अलग ही तरीके से चला जाता है, गेम पूरी बदल जाती है। जी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर जो यहाँ पे If अगर you देखेंगे remember, the Britishers started from the coastal areas of West Bengal and then Mumbai. अगर आप देखो, ईस्ट और वेस्ट दोनों से उन्होंने शुरू किया था घेरना, अंदर की तरफ जाना, और कॉन्क्वेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दे वर प्लानिंग सिमिलर थिंग। यूएसए डियागो गार्सिया में क्या झप थोड़ी ना मार रहा है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखिए ये जो पूरा एफर्ट है वही मैं जो इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ या एनालाइज़ करता हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर गायत्री जी ये आता है कि जो रीज़न्स जनरली एक जो इंडिया में डिवाइड करने का भी जो अटेम्प्ट किया जाता है, उसको इसी मोड पे कि जो सॉदर्न स्टेट्स हैं भारत के, जो स्टेट्स भारत के सॉदर्न पार्ट में हैं, उनको कि अरे यू आर नॉट कनेक्टेड। लेकिन अगर कोई कंपनी यहाँ पे कोई भी जो एस्टेब्लिश करती है, जो काम ऐसा चालू करती है जहाँ पे जब एक कंपनी यहाँ चालू करेगी तो ऐसा नहीं हुआ कि वो सदर्न हिस्सा में रहेगी, वो ईस्टर्न में नहीं आएगी, ईस्टर्न में है तो वेस्टर्न में नहीं जाएगी। तो आपने जो कहा है वो बिल्कुल एप्लीकेबल है कि आपके कोस्टल रीजन्स जो हैं वहाँ पे जब कंपनी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में इंटीग्रेट करना चालू करेगी, तो आपके जो जनरल इस तरीके का जो डिवाइड का जो अटेम्प्ट किया जाता है, डेफिनिटली उसको रोका जाएगा। और वहाँ पे गायत्री जी एक चीज़ और आता है, आप जब शिप और कार्गो और इस सब शिप मतलब उसकी शिपिंग की आप बात करते हैं, उसके साथ-साथ आप उसको रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इस सब से भी प्रायोरिटी पे कनेक्ट करना चालू करते हैं, जो भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में उस चीज़ को भी आइडेंटिफ़ाई करके काम करना चालू किया कि नॉट जस्ट जो वहाँ पे ठीक है, शिपिंग होगा आपके कोस्टल रीजन से, लेकिन वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रहा है? जो मैन्युफैक्चर हुआ वो वहाँ पे पहुँचेगा कैसे? और एक चीज़ और है जो मोदी सरकार ने बहुत ही क्लियर कहा कि सरकार का काम नहीं है बिज़नेस करना। इसका मतलब डेफिनिटली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बहुत सारे कंपनी है जो काम करती है शिप बनाने पे एंड ऑल, लेकिन इसके साथ-साथ जो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो अभी तक जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स को लेकर के आ रहे हैं आईटी के क्षेत्र में, या अभी नया चीज़ है कि इसमें डिफेंस में भारत में स्टार्टअप्स आ रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप आ रहा है। अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से सरकार का इस पे फोकस है कि जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से निकल रहे हैं या मेरीन इंजीनियरिंग से निकल रहे हैं, वो आपको दिखेंगे, वो सारे बच्चे निकल करके इस क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स लेकर के आएंगे कि भारत कैसे एक जिसको हम जनरली भारत में जुगाड़ू बोल देते हैं, लेकिन एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से जो शिपिंग बिजनेस में आज तक नहीं हुआ था। मतलब जब मैं बोल रहा हूँ शिपिंग बिजनेस, जो शिप मैन्युफैक्चरिंग को सबने दिमाग में सोच लिया कि ऐसे ही होगा, उस चीज में डिसरप्शन लेकर के यहाँ से टेक्नोलॉजीज आपको दिखेगी आते हुए। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मैं जो डिसरप्शन की बात कर रहा हूँ कैसा। एलोन मस्क के स्पेस एक्स जो कंपनी है जहाँ से वो रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, वो क्यों इतना हाईलाइट हुआ? हर एक टाइम जब रॉकेट छोड़ा जाता था, कोई स्पेस शिप छोड़ा जाता था, कुछ भी सैटेलाइट, तो जो रॉकेट उसके साथ जाती थी वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम रिट्रीव अगर कर लें तो $9 मिलियन हर एक लॉन्च पे बच जाएगा। एंड इट चेंज द होल गेम ऑल टुगेदर रॉकेट लॉन्चिंग में। सिमिलरली जो ऐसे तरीके के इनोवेशन है वो भारत में आएंगे, और उसका रीजन है गायत्री जी कि जो सरकार उस चीज पे जिस तरीके से फोकस कर रही है कि मैं पैसा इतना 1000 करोड़ में डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं जो कंपनीज हैं जो भारत के मतलब पीएसयूज हैं या जो पहले से कंपनीज हैं, डेफिनेटली उनके पास ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जो नए बच्चे, जो नए इंजीनियर्स आ रहे हैं जो इस फील्ड में हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वो सरकार के साथ या सरकार के सहयोग से वो काम करना चालू करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे शिप बिल्डिंग का जो प्रोसेस, जो मैरीटाइम इंजीनियरिंग जो है, उसमें एक भारी डिसरप्शन का यहाँ पे चांस है। जब मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, विद द अंडरस्टैंडिंग
ऑफ कि कैसे वो इकोसिस्टम काम करता है, जहाँ स्टार्टअप वहाँ पे हम वही प्रॉब्लम्स ही उठाते हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में लगता है कि अरे ये सॉल्व नहीं हो सकता या एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जहाँ पे 100 से ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न स्टेटस में जा चुके हैं, जिनका वैल्यूएशन मोर देन बिलियन डॉलर है, और पहले सिर्फ आईटी स्टार्टअप्स आती थी, आईटीज़ कंपनी आती थी, अगर आपको डिफेंस और इसमें मिल रहा है, आपको शिपिंग में भी मिलेगा। 70,000 करोड़ तो सरकार ने वहाँ पे क्लियर किया है, एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी एमओयूज़ ऑफ मोर देन 1,25,000 करोड़ का गायत्री जी, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और प्लस जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। और इन सम टोटल अगर इसको मैं समराइज़ करूँ, आपके कोस्टल रीजन आपके मेन रीजन से कनेक्ट होने वाले हैं और क्लोज़ली। क्योंकि मैंने जो बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग होगा और वो जो जाएगा वहां तक, जो कंपनीज हैं उसमें आपके चाहे वो ईस्टर्न कोस्ट हो, वेस्टर्न कोस्ट हो, साउदर्न कोस्ट हो, लोग काम करना चालू करेंगे उसमें। वो एक अनदर बाइंडिंग फैक्टर होगा। उसके बाद जो वेसल्स यहाँ पे बनेंगे, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो और हमसे स्मार्ट हैं, उनको भी पता है, वो सिर्फ कार्गो ले जाने के लिए नहीं होता है, उसमें बहुत सारे और भी डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज भी उसके थ्रू की जाती है, जो कि भारत के लिए अभी तक वो थोड़ा सा शॉर्ट हैंड रहा है, क्योंकि हम खुद का वेसल्स हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। वो भी उससे होगा। और जो डियागो गार्सिया में बैठे हुए हैं, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके भारत को चाइना से लेकर के जिबूती तक घेरना चाहते हैं, वो सारे षड्यंत्र जो है या षड्यंत्र जो अलग अलग भाषा की है उसमें, वो सारे टूटेंगे, क्योंकि हमारा डोमिनेंस है वहां पे। बट हमारा डोमिनेंस में एक ही शॉर्ट कमिंग था, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वहां पे होना, और जो हम 6-7 लाख करोड़ साल का बाहर भेज रहे हैं, उसको भारत के ही कंपनीज को देना। जी गायत्री जी। सी आई इकोनॉमी आई सी इट, इकोनॉमी इज जस्ट नॉट इकोनॉमी। पैसा जो है वो इंटीग्रेट करता है। कहते हैं ना, फूट तब होती है जब गरीबी होती है। बंदा बिकता और मजबूर तब होता है जब वो गरीब होता है। जब पैसा होता है ना, तो इंटीग्रेशन, गुड़ी गुड़ी अच्छी अच्छी चीजें नजर आती हैं। when you develop the coastal states through the shipping, through the maritime routes, through the ports and other backward forward linkages, क्योंकि सिर्फ पोर्ट नहीं हुआ ना, पोर्ट्स के साथ जैसा अभी आपने कहा रेलवे लाइंस होगी, रोड लाइंस होगी, तो वो इंटीग्रेशन का काम करता है। ठीक है, वहां पे लोगों को इकट्ठा करता है, डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं। मुंबई इतना फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ द पोर्ट दैट गॉट डेवलप्ड। इट वाज द बिल्कुल। बिगेस्ट पोर्ट इन द एंटायर इंडियन कॉन्टिनेंट एट वन पॉइंट, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं से इंटीग्रेशन तो शुरू हुआ और वहीं से वो एकदम बूम कर गया पूरे के पूरे उसमें। अगर आप चाहे वेस्ट कोस्ट देख लीजिए या ईस्ट कोस्ट देख लीजिए, जैसे ही और पोर्ट्स डेवलप होंगे, शिप्स हमारी, पैसा तो बचेगा ही जो किराए के फॉर्म में जा रहा है या रेंटल जा रहा है, जिसको जो भी आप नाम देना चाहे, उसके साथ साथ ये बहुत बड़ा काम करेगा इंटीग्रेशन का। एंड इट विल बी लाइक बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस वेज, कुछ उस तरीके की चीजें आएंगी। ये सिर्फ ना पैसा लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा। कहते हैं ना, व्हेन पॉवर्टी स्ट्राइक्स ऑन द डोर, लव लीव्स फ्रॉम द विंडो। तो जब खुशहाली बढ़ेगी ना देश में, तो इंटीग्रेशन अपने आप ही होगा। जब, क्योंकि तब वो स्किल बेस्ड हो जाता है। आपको स्किल अगर सपोज तमिलनाडु में नहीं मिला, आप नॉर्थ ईस्ट से लेकर आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिला, आप गुजरात से लेकर आएंगे। ये इंटीग्रेशन भी बहुत फास्ट होता है उस वक्त। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्टरनेट मीडिया एक्स गायत्री TAM पे आप मुझसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।